अब मुझे ये बताओ, मेरा सवाल ये है कि आप, हम लोग वेक्टर पढ़ते क्यों हैं? वेक्टर पढ़ने की नौबत क्या है? बैकबोन ऑफ फिजिक्स, ये कैसा जवाब है? वेक्टर बेसिक है फिजिक्स की, फाउंडेशन है सर। अच्छा पहले बताओ, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज किस चीज को कहते हैं, वो क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहते हैं? चलो, ठीक है बच्चों। ठीक है ठीक है, चलो, ठीक है बेटा। चलो 8:30 हो गए, हम अपना काम स्टार्ट करते थे, तो मैं कुछ देर के लिए आपकी चैटिंग में बंद कर दूंगा। ठीक है। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्लो स्लो। अब पढ़ाई के टाइम चैटिंग मज़ा नहीं देती, तो उसके लिए चैटिंग को, ठीक है, अब थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। हम कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें, उस पर आपका फोकस होना चाहिए अच्छे तरीके से। ठीक है। अच्छा, हम लोग पहले मतलब थोड़ा सा समझ रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। अच्छा, पहले अगर स्पेलिंग का कहीं पर इश्यू है ना, तो ये चूचलापन नहीं करना मेरे साथ, ठीक है? अच्छा, मैं यहाँ पर कोई आपको डेफिनेशन वगैरह ये चीजें लिखाने के लिए, मैं सिर्फ सिर्फ आपको चीजें समझाने के लिए यहाँ पर हूँ, ताकि आपको चीजें अंडरस्टैंड हो, और आपको उसके बेस पे है ना आप, ठीक है, फिर आपको हम आगे चीजें और बेहतर तरीके से समझाएं। देखो देखो, स्केलर क्वांटिटीज, सबसे पहले हम समझते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं, या ऐसी चीजों को, या ऐसी किसी भी क्वांटिटी को कहते हैं विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज उस क्वांटिटीज को कहते हैं जिसको हम मेजर कर सके। अब मेजर कैसे कर सकते हैं भाई? फोर्स को कैसे मेजर कर सकते हैं? ग्रेविटी को कैसे मेजर कर, देखो हमारा इतना स्कोप नहीं है, हम लोग है ना स्टूडेंट है, हमारे पास इतना इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जो साइंटिस्ट है या जो लेबोरेटरीज है, जो फिजिक्स के साइंटिस्ट है, पूरी ये चीजें कर रहे हैं, उनके पास सारी चीजों के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है। बेटा ये आप बेहुदा हरकतें कर रहे हो, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आप लोगों से, प्लीज ये हरकतें ना करो तो बेहतर है, वरना मेरे पास आपके नाम आ रहे हैं, मैं सिर्फ किक आउट करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। सो रिक्वेस्ट है, प्लीज प्यार से सुनो, जो चीजें पढ़ने आए हो वो चीजें पढ़ो। ठीक। अच्छा, तो वो क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सके। अब हमारा सवाल है, जैसे हम आगे पेन, डिप्रेशन, एंजाइटी, क्या इन चीजों को मेजर कर सकते हो आप? मेरा सवाल है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपकी चेट ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, क्या इन चीजों को आप लोग मेजर कर सकते हो? मुझे बताओ। मैं इन चीजों को आप मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बेटा आपके सामने एक और स्क्रीन आ रही होगी, स्कैन
एकेडमी के नाम से दूसरी स्क्रीन होगी जिसपे लैपटॉप, ठीक है, शो करे। आप अपने मोबाइल को रोटेट कर ले ताकि आपको आप है ना बोर्ड के अकॉर्डिंग अपने मोबाइल को रोटेट करके एडजस्ट कर ले। बेटा स्क्रीन कैसे शो नहीं हो रही, आपके पास पिन की हुई है, आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, स्क्रीन कैसे शो नहीं हो रही है? आप, आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज आपके पास मसला है कोई, आप अपना माइक को म्यूट करें। बेटा आप अपने मोबाइल में ना फुल साइज करोगे तब होगी। बेटा मोबाइल रोटेट नहीं हो सकता, जो है यही होगा। बेटा वीडियो आप जाके पूरा पूरा टैब खोले, उसके अंदर एक पिन स्क्रीन की होगी, वहां पर वीडियो शो हो रही होगी। चलिए वही को खत्म हो गई, अब खत्म, सब खत्म। बेटा कैसे नहीं हो रही फुल स्क्रीन, मुझे बताएं, आपके पास क्या ऑप्शन आ रहे हैं? हाँ थोड़ी ब्लर हो रही है तो आपके पास नेट का इशू है। बेटा आप शो नहीं हो रही आपके पास, तो बेटा ये आप गलत स्क्रीन ब्लैक वाली खोल के बैठे हुए हो। आप थोड़ा है ना वो पार्टिसिपेंट में जाओ, वहां पर आपको मिलेगी। आपको या इसको राइट या लेफ्ट स्क्रॉल करो, आपको स्क्रीन आ जाएगी खुद ब खुद, पिन स्क्रीन जिसमें बोर्ड दिख रहा है। राइट स्वीप करें, ठीक है बेटा, राइट स्वीप करें, खुद आ जाएगी। हाँ राइट स्क्रॉल करें। हाँ बेटा लीव कर दें, शाबाश। हाँ बेटा उस वही है, उसको रोटेट करोगे हो जाएगी। हाँ बेटा मीटिंग फुल है, उस वजह से कि नहीं हो रही तो, ठीक है बेटा, डबल टैप करोगे फुल हो जाएगी स्क्रीन। यार जूम क्या पहली बार यूज किया है क्या आप लोगों ने? स्क्रीन को डबल टैप करोगे स्क्रीन हो जाएगी, और राइट स्वीप करोगे तो आपको स्क्रीन शो हो जाएगी। ठीक है बेटा, अगर किसी को स्मॉल स्क्रीन से इशू है तो वो प्लीज लीव कर दे, उसका फायदा नहीं है। ठीक, चलो मैं चैट अब दोबारा बंद कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ा सकूं आगे। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ बात कर रहे थे, देखो जैसे पेन हो गया, डिप्रेशन हो गया, ये एक ही फीलिंग्स है, ठीक है, इनको हम मेजर नहीं कर सकते। लेकिन मास हो गया, बेटा ये अरूज तो पहले जाए, ये कैमरा को पता नहीं क्यों छेड़खानी कर रही है। ठीक है, अच्छा जैसे मास हो गया, मतलब वजन हो गया, वजन बोलते हैं, वेट बोलते हैं, टाइम हो गया, वेलोसिटी हो गई, स्पीड हो गई, ठीक है, इन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट हमने देखे होंगे, हम कोई चीनी वगैरह लेने जाते हैं शॉप पे, तो उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट रखा होता है जिससे हम उनको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी चीजें, वेलोसिटी वगैरह होती है, या कुछ मीटर्स आते हैं जिससे हम स्पीड वगैरह मेजर कर सकते हैं। तो ये चीजें हमने देखी हुई है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, अब आती है स्केलर और वेक्टर, हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत दो कैटेगरीज है फिजिकल क्वांटिटीज की, एक है स्केलर और एक है वेक्टर। अब स्केलर क्या होती है, वेक्टर क्या होती है? स्केलर ऐसी क्वांटिटीज, स्केलर ऐसी क्वांटिटीज को बोलते हैं जिन क्वांटिटीज की मैग्नीट्यूड हो,
ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। क्या नहीं होती? डायरेक्शन नहीं होती। ऐसी क्वांटिटीज जिसका मैग्नीट्यूड होता है लेकिन उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, अब इसके बाद है वेक्टर। अब वेक्टर किसको बोलते हैं? वेक्टर ऐसी क्वांटिटीज को बोलते हैं जिनका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, जिनकी डायरेक्शन होती है। और ये एक चीज हो गई, ये दूसरी हो गई। और एक तीसरी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तीसरी चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखो। अक्सर बच्चे हम लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उस पर ध्यान नहीं देते, वो है बेटा स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना अगर कोई गलती हो जाए तो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ओबेज द वेक्टर अलजेब्रा लॉ। वेक्टर अलजेब्रा के जो लॉज है ना, उसको ओबे करे, उसको फॉलो करे। अगर उसको फॉलो नहीं करती तो अगर किसी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी हो सकती है, लेकिन अगर वेक्टर अलजेब्रा के लॉज फॉलो नहीं करती तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर बच्चे बोल देते हैं भाई मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। जिसकी डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ऐसे नहीं होता। ये तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे बुक में भी लिखी हुई है। ठीक है, ठीक है, हमारे बुक में आप लोग जाओगे तो बुक में आपको यहाँ पर ये चीज मिलेगी। देखो ये वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बुक में लिखी हुई है, लेकिन आप लोग अभी इग्नोर कर देते हो अक्सर। तो ऐसी चीज क्वांटिटी जो जिसका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और ओबेज द वेक्टर अलजेब्रा लॉज। ठीक। अब मैं समझाऊं आपको इसका और ज्यादा थोड़ा बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन करके समझाऊं। अब मेरी एक बात सुनो। अच्छा, पहले स्केलर और वेक्टर में ना हम डिफरेंशिएट करते हैं। एक काम करते हैं भाई, ये एक है बाल्टी, बॉक्स है, बाल्टी है, जो भी है। इसमें 3 kg पहले से शुगर है। ठीक है, एक बाल्टी है, इसके अंदर 3 kg पहले से शुगर है। हमने क्या किया, यहां से मतलब कोई 45 के एंगल से, फॉर एग्जाम्पल भाई 45 के एंगल से 2 kg शुगर और ऐड कर दी। ठीक है, अब बताओ इसके अंदर टोटल शुगर कितनी होगी? मैं थोड़ी देर के लिए चैट ऑन कर रहा हूं आप लोगों की। अब मुझे बताइएगा कि टोटल शुगर कितनी हो जाएगी। 5 kg हो जाएगी। 5 kg, 5 kg, 5 kg, 5 kg। क्यों 5 kg क्यों होगी? ठीक, ठीक है, ठीक है, चलो। अब हम, ठीक है, अब आगे चलते हैं। थोड़ा चीजें और थोड़ा ज्यादा तरीके से समझाते जाता। हाँ, 10 kg हो जाएगी। वाह भाई, तुम्हारे तो कॉन्सेप्ट ही मेजर है। अब देखो बेटा, ये क्या है? शुगर। ये क्या है? केजी। ये है मास। क्या है? मास। मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जो नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल अलजेब्रा बोलो, सॉरी, नॉर्मल अलजेब्रा बोलो, अर्थमेटिक एडिशन बोलो, एडिशन बोलो, मतलब नॉर्मल मैथमेटिक्स जो हम करते हैं ना, जो सिंपल लैंग्वेज में बोलो, नॉर्मल मैथमेटिक्स। नॉर्मल मैथमेटिक्स, सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं नॉर्मल मैथमेटिक्स के, जिसकी एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, 3 kg प्लस 2 kg हो जाएगा 5 kg, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एंगल। कौन से एंगल से हम डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। समझ आई बात? इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी ऐसी है, उसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता, उसके डायरेक्शन, एंगल वगैरह इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे बात? ठीक है, अब ये चीज अगर आप लोग समझ गए तो मैं इसको मिटा दूं। ठीक है,
ये जो एग्जांपल समझ गए, अब हम वेक्टर्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, चलो अब एक और एग्जांपल देता हूं मैं, एक और एग्जांपल। ठीक है, ठीक। अच्छा, मेरी ड्राइंग को माफ कर देना, वो बेचारी होती है ऐसी, मासूम ऐसी है। अच्छा, अब आप लोग मुझे इन तीनों का जवाब दें क्या होगा। इन तीनों के अंदर हम फोर्स लगा रहे हैं, एक ब्लॉक के ऊपर, एक ब्लॉक है उसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब मुझे आप लोग बताएं कि यहां पर क्या जवाब आएगा, नेट फोर्स कितना आएगा। मैं आपकी थोड़ी देर के लिए चैट ओपन कर रहा हूं, नेट फोर्स कितना आएगा इस पे। अब मुझे बताओ, 1 2 3, तीन मैंने आपको एग्जांपल दिया है, अब तीनों का मुझे बताओ नेट फोर्स कितना आएगा। ये 1 2 3, मुझे दोनों का नेट फोर्स बताओ। 715 बता रहा है कोई कोई। बेटा राइट स्क्रॉल कर दो, स्क्रीन शो हो जाएगी। ठीक है बेटा, राइट स्वीप करो, स्क्रीन शो हो जाएगी आप लोगों को। 715 ठीक। चलो इसको और थोड़ा ज्यादा सा बेहतर तरीके से समझते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बाकी बच्चों को भी समझा देते हैं, आप लोगों को भी समझा देते हैं इंशाल्लाह। बेटा उन बच्चों को बोलो कि आज नहीं हो सकती, हम इस जूम मीटिंग को ना अपडेट करेंगे, फिर ज्यादा बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, फिलहाल उसको एंजॉय कर लें। ठीक है, चले चले अब मैं समझा देता हूं आप लोगों को। ठीक, देखो ये है, सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, मतलब पैरेलल फोर्स है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 7 हो जाएंगे। ये क्या, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि डायरेक्शन मैटर करती है, वेक्टर के अंदर क्या होता है, डायरेक्शन मैटर करती है। तो 4 - 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो इसका क्या हो जाएगा, हम ये लगाएंगे 4² + 3² = 25। ये हो जाएगा 5 के बराबर, 5 न्यूटन। ठीक, देखो अब एक बात समझने की है, हमने जैसे हमने जैसे ये एक एंगल है, इन दोनों के बीच में 0 एंगल है, पैरेलल है, ये 180 एंगल हो गया। इनके एंगल हमने जैसे फोर्स के एंगल चेंज किए, उसका रिजल्ट जो हुआ है वो चेंज होता गया है। हमने यहाँ पर भी एंगल चेंज करके 90 कर दिए, यहाँ पर भी रिजल्ट चेंज हो गया। अब देखो तीनों के अंदर, तीनों में हमने क्या किए, जो फोर्स की जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर दिया, जिसकी वजह से जो नेट रिजल्ट आया है वो अलग आया है। अगर इस जगह पे स्केलर होते ना, अगर कोई स्केलर क्वांटिटी हो, तो उसमें तीनों के अंदर जवाब क्या आता, 7 आता, क्योंकि उसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती। लेकिन वेक्टर के अंदर डायरेक्शन मैटर करती है। अब आपको मैंने, मैग्नीट्यूड तो होता है, मतलब किसी की क्वांटिटी की कोई एक वैल्यू तो होगी ना, यहाँ पर वैल्यू है, शुगर वाले में भी वैल्यू होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने साबित किया कि डायरेक्शन की वजह से क्या होता है कि उसकी नेट रिजल्ट है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, अब हम तीसरी बात पे आ रहे हैं, ओबेज द वेक्टर अलजेब्रा लॉ। अब ये तीसरी बात पे आते हैं, अब वो कैसे होता है। ठीक है, अब उसके रिगार्डिंग हम चलते हैं कि भाई वो कैसे इंपॉर्टेंट है। अब हम इसकी बात करते हैं। चलो आप लोगों को समझ आ गया होगा, तो मैं आगे बढ़ू। अगर यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ आया तो मैं आगे बढ़ू या नहीं। आपकी चैट ऑन है, आप लोगों को अच्छे से समझ आया तो मुझे बता दें, समझ आ रहा है या नहीं बच्चों, मुझे इतना तो बता दें। बेटा वो 90 डिग्री ये चीजें अभी बहुत आगे चलेंगे। ठीक है,
ये बहुत आगे चलेंगे, स्लो स्लो बहुत सारी चीजें अभी आपको समझना वेक्टर और स्केलर क्यों है, क्या है। ठीक है, अभी तो सिर्फ हम शुरुआत कर रहे हैं चीजों की, अभी हम स्लो स्लो आगे चलते जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह और बेहतर तरीके से। बेटा राइट स्वीप करो, स्क्रीन शो हो जाएगी। राइट स्वीप करो, स्क्रीन शो हो जाएगी। चले, मैं इसको मिटाता हूं। अब इसके बाद हम तीसरी पॉइंट पे चलते हैं, ओबेज द वेक्टर अलजेब्रा लॉ। ठीक है, एक बहुत कॉमन क्वांटिटी है, आप लोगों ने सुनी होगी, मतलब एक फिजिकल हम बात कर रहे हैं करंट की। ठीक है, ये हमारे पास है 4 न्यूटन। ओ करंट कैसे आता है, 4 एम्पेयर से आता है, न्यूटन से, एम्पेयर से। चलो, करंट एम्पेयर से आता है ना, आई थिंक सो। पता नहीं किससे आता, मुझे ये नहीं पता, मैंने इतना नहीं पढ़ा अभी तक। आप लोग बता दो करंट किस चीज से रिप्रेजेंट करता है। मैं चैट ऑन कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, आप लोग बता दो। एम्पेयर से करते हैं, मुझे वो लिख, अब छोड़ दो उसको, लिखते नहीं है बस ऐसे ही। मैं ए दे देता हूँ, ठीक है, एम्पेयर की जगह ए दे देता हूँ, ठीक। और एक और करंट यहां से आ रहा है 3 एम्पेयर का, ठीक। और अब बताओ यहां पर करंट कितना होगा, ये मुझे बताओ यहां पर करंट कितना होगा। एक करंट यहां से आ रहा है 4 एम्पेयर का, और यहां से 3 एम्पेयर का आ रहा है, यहां पर करंट कितना होगा। 7 एम्पेयर क्यों होगा, मुझे ये बताओ। देखो इसकी डायरेक्शन भी है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, इसको तो डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, वैल्यू भी है। ये क्या है, मैग्नीट्यूड, ठीक। और ये डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो यहां पर 7 एम्पियर कैसे बोल रहे हो आप। बेहतरीन बेहतरीन, ठीक है। तो यहां पर जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, अब यहां पर क्या आता है, 7 एम्पियर आता है, ठीक। जंक्शन के बाद जो होता है करंट जो निकलता है, वो दोनों को ऐड होके, दोनों एक साथ होके आगे निकलते हैं, ठीक है। ठीक, समझ आएगी बात। तो ये करंट को डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन ये क्या करता है, अगर वेक्टर के लॉज फॉलो कर रहा होता, वेक्टर के लॉज फॉलो कर रहा होता, ठीक है, तो यहां पर 5 एम्पियर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं आ रहा। कितना आ रहा है, 7 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। 7 एम्पियर आ रहा है, वो क्यों आ रहा है कि इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर अलजेब्रा लॉज, इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर अलजेब्रा लॉ, इसलिए हम करंट को स्केलर बोलते हैं, करंट को क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। लेकिन इस मसले को हल करने के लिए, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, करंट डेंसिटी आई थिंक, करंट डेंसिटी को इजाद किया था ये मसला हल करवाने के लिए, ठीक है। करंट डेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ये बताओ। करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये बात चीजें बाद में पढ़ेंगे। तो जब करंट हमारा स्केलर क्वांटिटी दिया, तो उसके लिए हमने उस मसले को हल करने के लिए डायरेक्शन वाले को हमने करंट डेंसिटी इजाद कर लिया था, और वो बात की बात है, वो बाद में पढ़ेंगे। यहां तक आपको चीजें समझ आई है या नहीं आई है। ठीक है, तो मैं सारे बोर्ड को मिटा रहा हूँ, सारी चीजों को मिटा रहा हूँ, अब इसकी रिप्रेजेंटेशन पे जाते हैं, उसके बाद आकी चीजों में, ठीक। बेटा राइट स्वीप करो, स्क्रीन शो हो जाएगी आपको, ठीक। अब इसके रिप्रेजेंटेशन पे जाते हैं। बेटा डबल टैप करोगे स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, डबल टैप करने पे। बेटा जूम क्या आप लोगों ने पहली बार ज्वाइन की है क्या, देखी पहली बार है क्या। चले, मैं इस बोर्ड को मिटा दूं, कोई इशू नहीं है। चलो, शाबाश। ठीक, चले, अब इसके बाद चलते हैं, रिप्रेजेंटेशन।
ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन करने के ना दो मेथड होते हैं। ठीक, रिप्रेजेंटेशन करने के दो मेथड होते हैं। अब ये क्यों नौबत पड़ी हमें, मतलब रिप्रेजेंटेशन करने की नौबत क्यों पड़ी हमें, मतलब हम क्यों करते हैं ये सारी। बेटा आप लोग यहाँ ध्यान दो, छोड़ो कहाँ करना है क्या करना है उस पर छोड़ दो, हम इस पे ही ध्यान देते हैं। ठीक है, अब एनालिटिकल मेथड जिसको हम या सिंबॉलिकल, ठीक है, अब ये कौन सा होता है, किसी भी लेटर के ऊपर हम एरो दे देते हैं। ठीक है, एक मेथड ये होता है, या किसी लेटर को बोल्ड करके लिख लो, ये भी हमारे बुक में दिया हुआ है, ये भी एक मेथड होता है। ठीक है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये भी एक मेथड होता है, उसको बोल्ड करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, समझ आ रही बात या नहीं। और एक और मेथड है जिसको बोल रहे, वो होता है हमारा ग्राफिकल। ठीक है, अब ग्राफिकल मेथड पे आते हैं। ठीक, ठीक है, अब है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या है कि हम इस तरीके से ड्रा करते हैं एक एरो, जिसका जिस तरफ डायरेक्शन होती है उसको हेड बोलते हैं, यानी कि जहां पर एरो होता है, एरो दिया होता है उसको हेड बोलते हैं। ये क्या होती है, जिस तरफ डायरेक्शन होती है, इट इट शोज डायरेक्शन। ठीक है, और ये पूरी जो बॉडी होती है, पूरी बॉडी जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ द एरो इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। समझ आई बात, लेंथ ऑफ द एरो को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक, और जो टेल होती है वो तो टेल होती है, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट होती है, इसको इनिशियल पॉइंट बोल सकते हैं, इनिशियल पॉइंट। मूछ पता है, मूछ, मूछ किसको बोलते हैं पता है, और पूछ, मूछ और पूछ पता है या नहीं, आप लोगों को मूछ और पूछ का पता है या नहीं पता। नहीं बेटा, आप लोग है ना, बेटा ये है इसकी पूछ और ये है इसकी मूछ, बस इतना समझ लो। मतलब जिस तरफ हेड होगा इसका मतलब उस तरफ डायरेक्शन है, और जहां पर टेल होगी इसका मतलब वो इनिशियल पॉइंट है, और जितनी लेंथ होगी एरो की वो क्या होती है, उसका मैग्नीट्यूड होता है एक किस्म का। समझ आई। चलो अब इसके बाद, अब इसके बाद हम चलते हैं आगे, थोड़ी सी कोऑर्डिनेट्स की तरफ, जो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड, उसकी तरफ थोड़ा चलते हैं। ठीक है, और उसमें ईस्ट वेस्ट इनके प्रॉब्लम्स किस तरीके के आते हैं, उसके एंगल्स क्या होते हैं, वो सारी चीजों पे हम अब डिस्कशन करते हैं। ठीक, अब यहां से है ना आपकी वो फिजिक्स शुरू होती है जिसमें बाकायदगी से प्रॉब्लम्स आते हैं, मतलब जहां से आप लोग पढ़ते हो प्रॉब्लम्स वगैरह। ठीक, अब हम वहां से स्टार्ट करते हैं। अब मैं एक चीज लिखने वाला हूं यहां पर, आप लोग उसका जवाब दीजिएगा मुझे। ठीक है, अब आप लोगों को ये तीन मैंने आप लोगों को प्रॉब्लम्स दिए हैं, इनको आप लोगों ने डायग्राम बनानी है।
ठीक है, डायग्राम्स बनानी। अब किस तरीके से बनानी, क्या बनानी है, ये आप लोगों का मसला है। इन तीन की आप, अच्छा मैं थोड़ी ज्यादा दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग बीच में मीटिंग 10 मिनट के लिए एंड होगी, तो मैं थोड़ी ज्यादा दे देता हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगा फिर से, ठीक। उसके बाद आप लोग ले लो F इज टू 10 न्यूटन 53 नॉर्थ। ठीक है, मैं थोड़े प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ आप लोगों को, ये आप लोग करो। सॉरी, चलो सही है, मेरी फोटो को छोड़ो, आप जो फोटो आ रही है उस पर ध्यान दें। चले मैं अब समझाना शुरू करता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ी आपकी चैट क्लोज करके समझाना शुरू करता हूँ, ठीक। अब ये प्रॉब्लम्स अपने पास आप पिक्चर निकाल के रख लो, ताकि मैं इनको मिटाऊंगा वन बाय वन और फिर स्लो स्लो समझाऊंगा, ठीक। ये सारे प्रॉब्लम्स आपके पास होने चाहिए। ठीक, अब हम मैं इसको समझाना शुरू करता हूं। ठीक, ये आप लोगों को सबको पता है कि ये हमारा ओरिजिन होता है, ठीक। और हमारे सामने जो होती है वो ईस्ट होती है, क्या होती है, ईस्ट होती है, ठीक। और उसके पीछे जो होती है वो वेस्ट होती है। और जो ऊपर की तरफ नहीं बोलते इसको, ठीक है, ऊपर की आप लोग बोलते हो कि ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं होता ये क्या होती है हमारी, साउथ होती है। अब आप है ना, अब इसको देखने का तरीका क्या होता है, देखो डायरेक्शन अक्सर अक्सर आप लोग है ना डायरेक्शन में कंफ्यूज हो जाते हो। आप ऐसे समझो, आप एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, बिल्डिंग से ना नीचे देख रहे हो जमीन की तरफ, जो जमीन की तरफ आप देख रहे हो, जो आपके फ्रंट में है ना सीधा सामने, वो आपका ईस्ट है, जो आपकी बैक साइड पे वो वेस्ट है, और जो आपके लेफ्ट साइड पे, आपके किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे जो डायरेक्शन जा रही है वो नॉर्थ है, और जो आपके राइट साइड पे जा रही है वो साउथ है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखो। तो सबसे पहला हमारा प्रॉब्लम है 10 न्यूटन अलोंग ईस्ट, कौन सी, अलोंग ईस्ट। और ईस्ट को हम एक्स 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 एक्सिस भी बोलते हैं, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, हम इस पे ध्यान देते हैं फिलहाल, ठीक। तो ये कह रहा है कि भाई 10 न्यूटन हमारा है किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ। तो हम सिर्फ इसको लिख ले, ऐसे कर लेंगे, ये हो गया हमारा 10 न्यूटन, ये किसकी तरफ हो गया, ईस्ट की तरफ। तो इस तरीके से हम लिखेंगे ईस्ट। अब दूसरे सवाल में हमने क्या बोला हुआ, दूसरा सवाल हमारा क्या था, अलोंग नॉर्थ, ठीक। अब दूसरे सवाल पे जाते हैं, मैं अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 पे कर रहा हूं, अलोंग नॉर्थ। आपके पास लिखा हुआ होगा तो आप लोग उसको ध्यान में रख लीजिए, अलोंग नॉर्थ यानी कि हमारे लेफ्ट साइड पे। तो इस पे जाते हैं, अब हम जाते हैं लेफ्ट साइड पे, तो यहां से हम अलोंग नॉर्थ की तरफ जाएंगे। अच्छा सॉरी, ये इसको इसको आप इग्नोर कर दें, ये आप समझिए जैसे ओरिजिन से, ठीक है, यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो जाना। ऐसे नहीं आप कल को बोलो सर पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है आपने। तो 10 न्यूटन किसकी तरफ है, नॉर्थ की तरफ, डायरेक्शन शो कर रहा है, ये ईस्ट की तरफ डायरेक्शन, ये नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन शो कर रहा है। समझ आई बात यहाँ तक, ठीक है। अब हम जाते हैं तीसरे पे, जो आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूज कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 3 था वो। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं, वो बोल रहा था 37 ईस्ट ऑफ नॉर्थ, क्या था, 37। अब मैं ये लिख लेता हूं दोबारा ताकि आपको समझा सकूं, इसको ऊपर वाले को मैं मिटाता हूं, ये बाकी बने हुए हैं, इसका इशू नहीं है, ठीक है।
मैं क्वेश्चन नंबर 3 यहां लिखता हूं, सॉरी, 10 न्यूटन 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब ये क्या होता है सवाल, अब इसको पढ़ा कैसे जाता है, लिखा कैसे जाता है, समझा कैसे जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, अब पहले ध्यान दो, लिखा हुआ ईस्ट ऑफ नॉर्थ। बेटा ये बीच में हरकत किसने की है, ये व्हाइट बोर्ड वाली? आप लोग बेटा बाज नहीं आने वाले अपनी हरकतों से, इंसान के तो मैं कुछ बोलूंगा फिर आप लोग बोलोगे, अजीब ही मखलूक हो कसम से। चले ठीक है, अब इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। यह सवाल में क्या बोल रहा है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ का ईस्ट। बेटा तुम्हारा बहुत काम हो गया, तुम कब कितनी देर से ना हमें बहुत तंग कर रहे हो, तो तुम अपनी गाड़ी बंद कर दो, शाबाश। तो इंशाल्लाह ये 300-400 बच्चों में ना जो हरकतें करने वाले हैं, इनको रिमूव करते करते आखिर में 50-100 ही बचेंगे सीरियस वाले, तो उनके साथ पढ़ाने में मजा आएगा। चले आगे चलते। अब यहां बोल रहा है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यहां से स्टार्ट करो सवाल में, ईस्ट ऑफ नॉर्थ यानी कि नॉर्थ का ईस्ट, नॉर्थ तो ये है और ईस्ट कहां है, इस तरफ, यानी कि ये मूवमेंट इस तरीके से हो रही है। ये मूवमेंट किस तरीके से हो रही है, इस तरीके से, ईस्ट ऑफ नॉर्थ यानी कि नॉर्थ जा रहा है ईस्ट की तरफ। समझ आई? पहले समझना, ईस्ट यानी कि डायरेक्शन कौन सी है, कहां से, नॉर्थ से, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। तो अब इसको हम जो बनाएंगे ना, इसको जो हम बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे, इसका जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। इसका जो एंगल बनेगा वो 53 डिग्री। ठीक है, देखो यहां से ईस्ट ऑफ नॉर्थ की तरफ। ठीक है, यानी कि पहले आपने सवाल में पढ़ना ईस्ट, ईस्ट का मतलब है कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, तो ये समझ आ गया 53। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। अगर अगर इस सेम सवाल को हम बोलते 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, ओ सॉरी 37, हाँ, सेम सवाल, ठीक है, उसको अगर उसकी लैंग्वेज चेंज कर देते, बोलते 53 नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट यानी कि हम यहां से एज्यूम करते कि भाई हम जा रहे हैं ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, किसकी तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो यही सेम एंगल बनता और यहाँ पर एंगल कितना होता, 53 होता। एक ही चीज को पढ़ने के दो तरीके होते हैं, इसी सेम वेक्टर को हम ये पढ़ सकते हैं 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, और इसको सेम ये भी पढ़ सकते हैं 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, पढ़ने का तरीका होता है एक चीज को। तो यहां तक आप लोगों को बात समझ आई या नहीं, मुझे बता दे। मैं चैट आपकी ऑन कर रहा हूं, आप लोग मुझे बता दें अगर ये बात आपको समझ आ गई, तो हम आगे थोड़ा सा बढ़े। ये बात समझ आई आप लोगों को या नहीं? मतलब जो लिखा होता है ना, ये जो लिखा होता है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इसका मतलब है कि ईस्ट से हम नॉर्थ से, यानी कि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या है, नॉर्थ से हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो हम जो डायरेक्शन बनाएंगे ना, जो एंगल बनेगा, एंगल पे ध्यान देना होता है भाई। अज्यूम किया हुआ एंगल है, एंगल कैसे आए इसको छोड़े आप, इसमें बोल रहे हैं तो जो एंगल बनेगा ना वो यहां पे बनेगा, ईस्ट ऑफ साउथ नहीं था बेटा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ था। ठीक है,
चलो वो भी समझा दूंगा, उसका इश्यू नहीं है। ईस्ट ऑफ साउथ था वो लास्ट वाला था, ईस्ट ऑफ साउथ मुझे पता है। बेटा एमसीक्यूज आते हैं ना, ए वेक्टर इज ईस्ट ऑफ फला डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, उसमें अगर एंगल बता देता है तो आप उसको एक्स और वाई के हिसाब से सॉल्व करते हो। बहुत सारे मैं एमसीक्यूज आप लोगों को दिखाऊंगा इस चीज के। अलग अलग बनाना, ये मैंने सारे क्वेश्चंस को एक साथ बना रहा हूँ समझाने, बार बार मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको बार बार ये एक पे कराना। बेटा ये आप समझो इस चीज को, ठीक है, ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज को समझने का आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि भाई ये अगर लैंग्वेज में वर्डिंग में ऐसे बोल रहा है तो हम किस तरीके से क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपकी वर्डिंग ही समझ नहीं आएगी, क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है ईस्ट ऑफ नॉर्थ जा रहा है, आप लोग कंफ्यूज हो रहे, पता नहीं ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या बोल रहा है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो वो चीजें समझने के लिए ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है। देखो मैंने इतना तो बोल दिया, आप लोगों को समझ नहीं आया, पता नहीं क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। जब उसकी डायग्राम बनाई, ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई। ठीक है, सिर्फ इतना वर्डिंग में लिखा होता कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अब आप डायग्राम बनिए ना। अब देखो, एक देखो 37 है, ये एंगल 37 का बना, ठीक है, और ये कहाँ है, वेक्टर किस तरफ है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रहा है। बेटा स्क्रीन को डबल टैप करें, स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, स्क्रीन शो नहीं हो रही तो राइट स्वीप करें। ठीक, चले ये बात समझ आई या नहीं यहां तक, ताकि मैं अगले अगले जो क्वेश्चन था उस पे जाऊं। अच्छा, इससे चौथा और पांचवा आप लोग खुद बनाए ला, चौथा और पांचवा आप लोगों से खुद बन जाएगा या नहीं। बेटा रिकॉर्डिंग हो रही है, मिल जाएगी, एक ही सर खा गए हो, इस पे ध्यान दो। बेटा फिर छोड़ दो, जूम लेफ्ट कर दो अगर नहीं हो रही तो। अब चौथा और पांचवा आप लोग करें, शाबाश। आप लोग खुद से कोशिश तो करें चौथा और पांचवा। बेटा आगे चलें, क्यों जल्दी है क्या आपको, मुझे ये बताएं, कहाँ जाना है आपको, आगे चले मुझे बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा एंगल, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर मुझे एंगल बताएं। मरियम आप मुझे एंगल बताएं क्वेश्चन नंबर 7। हो जाएंगे, नहीं करो, यही जो आपकी हरकत है ना, हो जाएंगे बाद के चक्कर में। फिजिक्स कभी ऐसे नहीं होती है, लेक्चर देखने से अगर फिजिक्स समझ आती होती ना तो फिर हर कोई आजकल जीनियस होता। फिजिक्स लेक्चर देखने से कभी समझ नहीं आती। बेटा चौथा और पांचवा सॉल्व करो, जल्दी करो, शाबाश, यही साथ में करो। ठीक, चले। चलो, अब मैं अब मैं आगे वाले समझाता हूं और उसके बाद मैं आप लोगों को, चलो क्वेश्चन 4 5 6 समझाने की जरूरत है या नहीं ये बताओ। मैं क्वेश्चन 6 और 7 समझाना चाहता हूं, लेकिन पहले 4 5 6 समझाने की जरूरत है या नहीं, पक्का वाला बताओ अगर समझ आ गई चीजें तो आपको ना वर्डिंग पढ़ने आना चाहिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है वेस्ट वेस्ट ऑफ नॉर्थ, क्या बोला, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ का वेस्ट, यानी कि इस तरफ, ये डायरेक्शन बोल रहा है। वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या है, ये नॉर्थ से हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो यहां पर ये बनेगा, ठीक है, और इसका क्या होगा, 53 होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, अब अलग है, पहले बोल रहा था वेस्ट ऑफ नॉर्थ, अब बोल रहा है नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी कि इस तरफ जा रहा है, वेस्ट का नॉर्थ, इस तरफ डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन है, ठीक है, तो हम यहां से बनाएंगे दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ यानी कि यहां से इस तरफ डायरेक्शन है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 6 में, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 है, वो समझने की बात है। उसमें क्या बोल रहा है, उसमें मैं एक चीज अभी आपको बताता हूं, उसमें क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, वो समझने की बात है। उसमें बोल रहा है F इजिकल्स टू 10 न्यूटन ईस्ट। अच्छा मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ, क्वेश्चन में ईस्ट और साउथ लिखा हुआ है, कोई एंगल नहीं दी हुई है, तो हम इसको एंगल क्या अज्यूम करेंगे? यहाँ पर एंगल क्या होगा बताओ? एंगल क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 में? क्वेश्चन नंबर 7 में 90 एंगल होगा, शाबाश। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है ईस्ट और साउथ, ठीक है, और कोई एंगल नहीं दिया हुआ है। ठीक, देखो एक बात याद रखो, ये एक कोऑर्डिनेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ। ठीक, पहली बात, हर कोऑर्डिनेट कितने का होता है? 90 का होता है। हर कोऑर्डिनेट कितने का होता है? 90 का होता है। ठीक, ये बात आपको पता है। ठीक, अब यहां पर बात बोल रहा है कि ईस्ट और साउथ, सिर्फ इस कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, ईस्ट और साउथ, यानी कि साउथ से ईस्ट की तरफ। मतलब आप ईस्ट और साउथ दोनों में से बोल सकते हो, लेकिन इस वर्डिंग का मतलब ये, साउथ से हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और कोई एंगल नहीं दी हुई है, सिर्फ ये दिया हुआ। इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच में, दोनों के मिडल में, दोनों के मिडल में, दोनों के बिल्कुल बीच में, यहां से। ठीक, दोनों के बिल्कुल बीच में, और इसका एंगल हो जाएगा 45। वो यहां से बनाएंगे, यहां से 45, 45, 90 है ना, 90 का कोऑर्डिनेट होता है ना, उसके बीच में अगर वेक्टर बनना है तो उसका एंगल क्या होगा? 45 ही होगा ना। हर हर कोऑर्डिनेट कितने का होता है? 90 का होता है। अगर उसके बीच में कोई वेक्टर बनना है तो वो कितने का होगा? उसकी डिग्री क्या होगी? 45 होगी। अगर कहीं पर कोई एंगल नहीं दिया हुआ, सिर्फ ऐसे लिखा हुआ, ऐसे, ठीक है, ईस्ट और साउथ, साउथ और ईस्ट, या कुछ भी नॉर्थ और ईस्ट, तो इसका मतलब समझना इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में, मिडिल में, यहां पर कोई एंगल नहीं दिया हुआ, सिर्फ ईस्ट और साउथ लिखा हुआ, इसको हम लेंगे बीच में, इन द मिडल ऑफ दैट ईस्ट एंड साउथ। ईस्ट और साउथ के बीच में लेंगे हम इसको। ये बात समझ आई? अगर कोई एंगल नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ईस्ट और साउथ लिखा हुआ है ना, तो हम उसको 45 एंगल लेंगे। यहां तक बात समझ आई या नहीं बच्चों? ये वाली चीज समझ आई? जी जी बेटा, क्वेश्चन पूछें, बेशक क्वेश्चन पूछें, आपके क्वेश्चंस के लिए तो हम बैठे हुए। पूछे पूछे बेटा, क्वेश्चन पूछे, अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास। कुछ क्वेश्चन पूछ लिया है क्या? मैंने देखा नहीं है क्या? क्या मतलब? अब मैं समझा नहीं आपकी बात। बेटा ये सारों को, चारों को हम मिला नहीं रहे, हम सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, ईस्ट और साउथ और ईस्ट वाले कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। एक कोऑर्डिनेट कितना होता है? एक कोऑर्डिनेट 90 डिग्री का होता है या नहीं? बेटा ईस्ट और साउथ हो रही है ना, इसका मतलब हम साउथ से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, यहां से स्टार्ट हो रही डायरेक्शन। जो पहला वर्ड होता है ना, उसकी तरफ जा रहे हैं, और जो दूसरा वर्ड होता है ना, ये हमारे, अब इसको मैं वेक्टर की लैंग्वेज में बताऊं, ये आपकी टेल है, ये आपका हेड है। अगर लिखा हुआ होता है ना, ईस्ट ऑफ साउथ, अब वेक्टर की लैंग्वेज में समझो, ये आपकी टेल है, यानी कि इनिशियल पॉइंट है, ये आपकी हेड है, फाइनल पॉइंट।
अगर ऐसे लिखा हुआ और कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, मतलब उसमें एंगल नहीं बताया हुआ, तो हम उसको मिडल लेंगे, बीच में लेंगे, 45 एंगल लेंगे। सब कुछ है? चलो, समझ आई बात। अब हम लोग चल रहे हैं अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, वो है टाइप्स ऑफ, नहीं टाइप्स ऑफ वेक्टर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ते हैं। हाँ बेटा, फोर एक ही एंगल की बात कर रहे हैं हम, इन दोनों की बात कर रहे हैं, इस एक कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, इस वाले कोऑर्डिनेट की। तो इसका बीच क्या होता है? 45 होता है। यहां तक समझ आई? समझ आ गई? समझे? अच्छा बच्चों, एक बात बताऊं मैं आपको ऑनेस्टली, देखो आप लोग फिजिक्स पढ़ते हो ना, फिजिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो, मतलब लाजमी नहीं है कि फिजिक्स हमें मजा दे, अच्छी लगे। शुरू शुरू में कभी भी अच्छी नहीं लगती। हमें फिजिक्स तब अच्छी लगती है जब हमें समझ आना शुरू होती है। और फिजिक्स के अंदर अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ कि यार ये तो आता है, ये फजूल की चीजें क्या पढ़नी है, टाइम वेस्ट करना है, तब भी आपके लिए खराब है। अगर आप ये सोचते हो यार समझ नहीं आ रहा छोड़ देता हूं, तब भी खराब है। ओवर कॉन्फिडेंट होना और अंडर कॉन्फिडेंट होना, दोनों चीजें फिजिक्स के अंदर बहुत खराब है। अगर आप कंसिस्टेंस रहेंगे, रेगुलर बेसिस पे कोशिश करेंगे, जो जो चीजें दी जा रही है, कराई जा रही है, और उसको समझ रहे हो, तो फिर इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। बेटा आपने क्वेश्चन पता नहीं क्या किया है, मुझे समझ नहीं आया, दोबारा कर लो। मतलब ये कौन सा सवाल है सर, मैंने क्वेश्चन किया आपने आंसर नहीं किया, मतलब डायरेक्ट धमकी। हाँ, अब चलें आगे। यहां तक बातें समझ आ गई है? मुझे ऑनेस्टली बताओ, ऑनेस्टली बताओ तो मैं आगे चलूं। अभी टाइप्स ऑफ वेक्टर करना है और उसके बाद क्या करना है? लॉ ऑफ, मतलब को ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन भी करना है। चलो शाबाश। देखो वर्डिंग का खेर बेर है, बाकी आप चीजों को घुमा फिरा के अपने हिसाब से चीजें सेट कर लोगे। हाँ, कोसाइन लॉ सब चीजों पे आते हैं। जो चीजें जरूरी है हमें पढ़ने के लिए, हम वही पढ़ेंगे। बेटा साउथ से डायरेक्ट नॉर्थ कहाँ जाएगा? अच्छी, वो बीच में वेस्ट आ जाएगा। बीच में, पूरा बीच में, साउथ और नॉर्थ का बीच क्या है? वेस्ट है। ये वेस्ट नहीं, ईस्ट बोलते हैं यार, थोड़ी मेरे अंग्रेजी का ख्याल करना। बेटा हर एक चीज पे एमसीक्यूज मिलेगा आपको, थोड़ा सब्र तो कर लो। अभी हम टाइप्स ऑफ वेक्टर पे चलते हैं, वहां पर भी थोड़ा कुछ आपको। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर पे। ठीक। चलो अब मैं थोड़ा इस पे बात करते हैं, इक्वल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर, अभी इन पे चीजें समझते हैं, ठीक है? तो अब इनको समझते हैं, ये हमारे बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है? ये चीजें सारी दी हुई है, और कुछ नहीं दी हुई, कुछ दी हुई है, तो हमें वो सब चीजें समझनी है वन बाय वन, ठीक है? सबसे पहला है इक्वल वेक्टर। मैं आपकी चैट ऑफ कर रहा हूं ताकि आपको चीजें समझा पाऊं, ठीक है? इक्वल वेक्टर का मतलब है जिसके अंदर सब कुछ इक्वल होना चाहिए। सब कुछ इक्वल, जिसके अंदर डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड फिजिकल क्वांटिटी।
फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होनी चाहिए और फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए। ऐसा वेक्टर जिसके अंदर सब कुछ सेम हो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर बोलते हैं। और दूसरा होता है पैरेलल वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिसमें क्या हो, डायरेक्शन सेम हो। क्या हो, डायरेक्शन सेम हो। इसमें मैग्नीट्यूड एंड फिजिकल क्वांटिटी वेरी कर सकती है, मे वेरी, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड और फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन इक्वल वेक्टर के अंदर सब चीजें सेम होती है, सब चीजें कोई भी अलग नहीं हो सकती। यानी कि एक एग्जांपल देते हैं हम लोग, मैं थोड़ी देर में आप लोगों को एक एग्जांपल दे दूंगा, उसमें समझ आ जाएगी चीजें। अभी पहले मैं एंटी पैरेलल पे चलते हैं। एंटी पैरेलल मतलब डायरेक्शन अपोजिट। बाकी ये चीजें डिफरेंट हो सकती है। डायरेक्शन यहाँ होती है सेम, यानी कि एक ही तरफ डायरेक्शन जा रही है। यहाँ एंटी पैरेलल के अंदर डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो, 180 डिग्री पे अपोजिट हो। अपोजिट में समझते हो ना, एक इस तरफ जा रहा है तो दूसरा इस तरफ जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपोजिट बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं एक अच्छा सा। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम जब एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम कोई बाल को ऊपर ऊपर थ्रो करते हैं, ठीक है, किसी बाल को हम अगर ऊपर थ्रो करते हैं, तो अभी मैं चैट आपके ओपन कर रहा हूं ताकि कुछ सवाल आपके साथ पूछता जाऊं, उसके बाद ये चीजें आपकी और ज्यादा क्लियर होती जाएगी। ठीक, अब हम जब एक बाल है उसको हम ऊपर थ्रो कर रहे हैं, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इसको यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 10 न्यूटन। वो है 10 न्यूटन। ठीक है, और आपको पता है जब हम बाल को ऊपर फ्लो करते हैं, मतलब ऊपर थ्रो करते हैं, तो उसकी एक्सीलरेशन किस तरफ होती है, मुझे ये बताए। जब हम बाल को ऊपर थ्रो करते हैं तो उसकी एक्सीलरेशन किस तरफ होती है, डाउनवर्ड होती है। ठीक है, तो इसी बाल की एक्सीलरेशन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। कितनी होगी एक्सीलरेशन, कितनी होगी एक्सेलरेशन, कितनी होगी, मतलब ग्रेविटी के बराबर, जिसको हम 10 न्यूटन ले सकते हैं। ठीक, 10 न्यूटन ले सकते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ आई। अब मुझे बताओ, ये दो वेक्टर है, ये क्या एक्सीलरेशन है, ये क्या है वेलोसिटी है। ठीक, और ये एक्सीलरेशन है। अब मुझे बताओ, क्या एक्सीलरेशन और वेलोसिटी वाले वेक्टर इक्वल वेक्टर है या नहीं है, मुझे ये बताओ, ये दोनों वेक्टर इक्वल है या नहीं है। एक यस है, ये किसने बोला, यस सर। मैंने पहले जो सवाल पूछा उसका जवाब दो, अपनी जीनियस पाई ना करो। पहले पूछा ये इक्वल वेक्टर है या नहीं, इतना बताओ बस। नहीं, क्यों नहीं है इक्वल वेक्टर, अब मुझे ये बताओ ये इक्वल वेक्टर क्यों नहीं है। हाँ, पहली बात कि डायरेक्शन सेम नहीं है, पहली बात इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, दूसरी बात फिजिकल क्वांटिटी भी सेम नहीं है। दूसरी बात क्या है, फिजिकल क्वांटिटी भी चेंज है, एक्सेलरेशन अलग फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी अलग फिजिकल क्वांटिटी है, तो उस वजह से ये दोनों आपस में इक्वल वेक्टर नहीं है। ठीक है, क्या ये आपस में पैरेलल वेक्टर है या नहीं, ये बताओ। क्या ये दोनों आपस में पैरेलल वेक्टर है, नहीं, क्यों नहीं पैरेलल, जबकि फिजिकल क्वांटिटी अलग है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम है। फिजिकल और पैरेलल वेक्टर क्यों नहीं है, डायरेक्शन की वजह से, शाबाश। ठीक है, तो ये, क्या ये दोनों एंटी पैरेलल है, अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों एंटी पैरेलल है, क्यों एंटी पैरेलल, ये बताओ। डायरेक्शन अपोजिट है, शाबाश। एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, एंटी पैरेलल। ठीक, यहां तक बात समझ आ गई आप लोगों को बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छे से। अब एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, नहीं इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं। ठीक,
अब इसमें क्या हो रहा है कि वही बाल ऊपर से अब नीचे आ रहा है, ठीक है, वही बाल अब ऊपर से नीचे आ रहा है, उसकी वेलोसिटी है 10 न्यूटन, और इसकी एक्सेलरेशन भी क्या होगी, नीचे की तरफ जा रहा है तो 10 न्यूटन होगी। क्या अब मुझे बताओ ये इक्वल वेक्टर है या नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं है? रीजन बता, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, फिर इक्वल वेक्टर क्यों नहीं है? फिजिकल क्वांटिटी, दोनों की फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है उस वजह से, ठीक। अब दूसरा सवाल, क्या ये दोनों पैरेलल वेक्टर है या नहीं? बेटा इस यूनिट्स को छोड़ दो आप लोग फिलहाल, यूनिट्स को छोड़ दो, पैरेलल वेक्टर है या नहीं है? यस सर, पैरेलल क्यों है? ये दोनों पैरेलल वेक्टर क्यों है? डायरेक्शन, ठीक, डायरेक्शन की वजह से, और मैग्नीट्यूड और फिजिकल क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता। क्या ये दोनों एंटी पैरेलल है? नहीं, शाबाश, अब आपको आ गई ना चीजें समझ, ठीक। अब मैं आप लोगों से एक बॉक्स बनवाता हूं, ठीक है, और वो बॉक्स सॉल्व करवाता हूं, ठीक। अब ये चीजें समझ आ गई तो इसको मैं मिटा दूं, तो फिर आपको आगे चीजें समझाऊं, ठीक है। अब एक बॉक्स बनाता हूं, एक क्वेश्चन है, उसके बाद आप लोग आगे हम बढ़ते हैं, ताकि इनके टाइप्स आपको अच्छे से इन दोनों तीनों के बीच में डिफरेंस समझ आ जाए, देन वी विल मूव फॉर अदर्स। ठीक है यार, मुझसे एक ना ड्राइंग इतनी बुरी है मेरी, बस क्या ही बताऊं आप लोगों को। चलो फिलहाल हम काम चला लेते हैं, मेरी जैसी ऐसी वैसी ड्राइंग से टेंशन ना लो, चीजें समझनी आप लोगों ने, ठीक। बेटा एक बात मैं अभी बता दूं, मानो ना मानो, इस साल जो क्वेश्चन आएगा ना एमडीकेट के अंदर, आपका इक्वल वेक्टर का आएगा, ठीक है, इक्वल वेक्टर का आएगा। ये बात आप मेरी लिख के ले लो अभी से ही। यकीन तो वैसे भी आप लोगों को मुझ पे नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो तो अच्छा है। थोड़ा सा मैं चीजें बना लूं। ये चीजें तो सारी आप लोगों ने पढ़ी हुई है ना, आप लोगों को इश्यू तो नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई है पहले से ही, ठीक। अब मैं कुछ क्वेश्चंस बना रहा हूं, दे रहा हूं, आप लोगों ने वो अच्छे से सॉल्व करने हैं, ठीक है। यहाँ पे इक्वल वेक्टर, ठीक है, अब पैरेलल वेक्टर, और यहाँ पर है एंटी पैरेलल, ठीक है। हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है सबको? ऑल क्लियर? हेलो बच्चों। यस सर। चलो चलो, ये सवाल मैं सॉल्व करवाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। स्लो स्लो हम चलते हैं सवाल की तरफ, ठीक है। सवाल में सबसे पहले पूछा हुआ F1 एंड F2। क्या पूछा हुआ? F1 एंड F2, यानी कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर,
ये वाले वेक्टर इनकी क्वांटिटी क्या है, कौन सी क्वांटिटी है इनकी, फोर्स है, ठीक है, सेम क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी दोनों की क्या है, सेम है, और इनका मैग्नीट्यूड क्या है 10 और 20। क्या ये आपस में इक्वल वेक्टर है या नहीं है, मुझे इतना बताओ, क्या ये आपस में इक्वल वेक्टर है या नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं है, उसका रीजन ये है कि दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। उसका रीजन क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो यहां पर हम क्रॉस लगा लेंगे, ठीक है। और क्या ये आपस में पैरेलल वेक्टर है या नहीं है, पैरेलल वेक्टर, उसका रीजन क्या है कि सेम डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड और क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता। क्या ये एंटी पैरेलल नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन इनकी सेम है। डन हो गया। अब चलते हैं F1 और F4 पे, ठीक है। F1 यानी कि ये वाला, और F4 कौन सा, ये वाला, ठीक। क्या ये आपस में इक्वल वेक्टर है, नहीं, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। पहला, क्या ये आपस में पैरेलल है, इन दोनों की सेम डायरेक्शन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। क्या ये आपस में एंटी पैरेलल है, एंटी है, तो इसको हमने टिक कर दिया। अब आते हैं F1 और V पे। V ये जा रहा है, V की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, ये देख लो ध्यान में, ईस्ट की तरफ है। तो बोला F1 और V, क्या ये आपस में इक्वल वेक्टर है या नहीं है, ये बताओ। इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, इक्वल वेक्टर है बेटा, यस, बिकॉज ऑफ सेम डायरेक्शन। ये आपस में इक्वल वेक्टर है दोनों। F1 10 न्यूटन और V1 जो 10 मीटर पर सेकेंड है, क्या आपस में ये इक्वल वेक्टर है या नहीं, इतना बताओ। नहीं है। इसका रीजन क्या है कि ये वेलोसिटी है, ये फोर्स है, फिजिकल क्वांटिटीज डिफरेंस है, इस वजह से। क्या ये आपस में पैरेलल वेक्टर है, क्या ये आपस में पैरेलल वेक्टर है, यस, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, ठीक है, क्वांटिटी डिफरेंस है, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या ये आपस में एंटी पैरेलल वेक्टर है, नहीं है, बिकॉज इन दोनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल की अपोजिट होनी चाहिए, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर F4 एंड V, F4 और V, ये वाला और ये। अब बता F4 और V आपस में इक्वल वेक्टर है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि क्वांटिटीज अलग है, डायरेक्शन अलग है। क्या ये आपस में पैरेलल वेक्टर है, नहीं है। क्या आपस में एंटी पैरेलल वेक्टर है, एंटी पैरेलल है, यस। उसका रीजन ये क्वांटिटी डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे। समझ आई। अब उसके बाद क्वेश्चन है F4 और F5। F4 ये रहे, ये दो, ठीक है। तो क्या F4 F5 आपस में इक्वल वेक्टर है, ये दोनों। देखो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी सेम है, मैग्नीट्यूड डिफरेंस है, क्या हो गया, डायरेक्शन तो सेम है ना, तो ये इक्वल वेक्टर होंगे आपस में, नहीं, क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है, उसके लिए खत्म। क्या ये आपस में पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल, क्योंकि इनकी डायरेक्शन दोनों की सेम है, F4 F5 की डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए ये पैरेलल वेक्टर है। क्योंकि पैरेलल वेक्टर के अंदर हम सिर्फ डायरेक्शन देखते हैं, इक्वल वेक्टर के अंदर सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। क्या ये एंटी पैरेलल है, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, नहीं, तो उस वजह से ये एंटी पैरेलल भी नहीं होगा। अब आते हैं F2 और F4। F2 ये रहा, F2 और ये F4, बताओ ये आपस में इक्वल वेक्टर है, F2 और F4 आपस में इक्वल वेक्टर है, नहीं। क्या ये आपस में एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है आपस में, यस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड एक का 15 एक का 20 से उससे फर्क नहीं पड़ता, तो ये सॉरी एंटी पैरेलल हो जाए। क्या ये आपस में पैरेलल वेक्टर है, ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो इसके लिए। उसके बाद आते हैं F1 और F3। F1 ये रहा, F3 ये रहा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। क्या ये इक्वल वेक्टर है या नहीं है, इतना बताओ, इक्वल वेक्टर है या नहीं है, यस, क्यों है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है 10-10 न्यूटन, और फिजिकल क्वांटिटी भी सेम है, दोनों में फोर्स ही है, तो सब कुछ इसमें सेम है, ठीक है। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और फिजिकल क्वांटिटी तीनों सेम है, उस वजह से ये क्या है, इक्वल वेक्टर है। क्या ये पैरेलल वेक्टर है या नहीं है, ये बताओ, क्या ये पैरेलल वेक्टर है, यस। क्या ये एंटी पैरेलल वेक्टर है, क्या ये एंटी पैरेलल वेक्टर है, नहीं, खत्म। अब लास्ट वाला आता है F1 और F5। अब आते हैं हम F1 और F5, लास्ट वाला, ठीक। F1 क्या है 10 न्यूटन, F5 क्या 10 न्यूटन है, मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की क्वांटिटी क्या है, फोर्स है, ठीक है।
बस डायरेक्शन अपोजिट, क्या ये इक्वल वेक्टर है या नहीं है? नहीं है इक्वल वेक्टर, क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। क्या ये पैरेलल वेक्टर है? क्या ये पैरेलल वेक्टर है? नहीं। नहीं। क्या ये एंटी पैरेलल वेक्टर है? क्या ये एंटी पैरेलल वेक्टर है? क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, उसके लिए ये एंटी पैरेलल है। ठीक, हो गई बात। अब एक चीज हमें क्या पता लगी यहां पर, ये वाला क्वेश्चन देखो, F1 और F3, इसमें पता लगी एक वेक्टर है जो इक्वल वेक्टर भी है और पैरेलल वेक्टर भी है। क्या है वो? इक्वल, मैं उसको रेड पेन में लिख लेता हूं। ये इक्वल वेक्टर भी है, पैरेलल, एक ऐसा वेक्टर है जो इक्वल भी है पैरेलल है। इससे हमने क्या सीखा? इससे सीखा कि इक्वल वेक्टर इज ऑलवेज पैरेलल वेक्टर, बट वाइस इज नॉट ट्रू। ये है आपके काम की चीज। ठीक है, इक्वल वेक्टर हमेशा पैरेलल वेक्टर होता है, लेकिन हर पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं होता। समझ आई बात? इक्वल वेक्टर इज ऑलवेज पैरेलल वेक्टर, इज ऑलवेज। समझ आई बात? इक्वल वेक्टर इज ऑलवेज ए पैरेलल वेक्टर। बेटा ये बात समझ आई? ऑल क्लियर? अच्छा, इसके बाद एक और चीज है, इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन बाय नंबर पढ़ेंगे और थोड़ा सा उसके बाद एंगल पढ़ेंगे। इंशाल्लाह एंगल के बाद चीजें खत्म हो जाएंगी। उसके बाद हम, मुझे नहीं लगता आज के बाद हमारे पास टाइम होगा, तो उसके बाद हम कल की क्लास में और ज्यादा चीजों की तरफ लेके जाएंगे। बेटा चंचल, तुम बार बार मेरी कैमरा को छेड़खानी कर रही हो, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, नेक्स्ट बार मैं रिमूव कर दूंगा, फिर आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। डन। तो इसको मैं मिटा दूं बोर्ड को, बोर्ड, ये बोर्ड क्लियर करके अब आगे चले। ठीक बेटा, देखो ये स्टार्ट है, ये छोटी छोटी चीजें आपकी बेसिक्स बनाने के लिए। ठीक है, इंशाल्लाह। अब जैसे एक मिनट यार, थोड़ा नेट को मैं फास्ट कर दूं अपने मोबाइल के शायद। ठीक है बेटा, आप अभी तो शुरुआत, अभी तो कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ। इंशाल्लाह जब सवालों पे आएंगे, आपको पूरी वर्कशीट जो स्कैन वाली है वो मैं आप लोगों से करवाऊंगा। यकीन कीजिएगा, आप सामने रख के हम जो 100 सवाल है, अगर वो 100 क्वेश्चन 30 मिनट के अंदर आप लोग 100 क्वेश्चन सोल्व नहीं करते तो मुझे बोलना। अच्छा, एक एक चीज है, एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ। सॉरी, एक तो मेरा ये एक वेक्टर है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? ठीक है, इसकी डायरेक्शन किस तरफ है मुझे ये बताएं। अपवर्ड है, ठीक है। अब ये एक वेक्टर है ना, एक वेक्टर है। अगर हमें कभी जरूरत पड़ जाए, अगर कभी हमें जरूरत पड़ जाए तो इस वेक्टर को आप शिफ्ट कर सकते हैं, और इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। यानी कि पैरेलल शिफ्टिंग क्या है? पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब है सेम डायरेक्शन में,
सेम तरीके से आगे पीछे, ये डायरेक्शन को सेम रखना है। ये 90 डिग्री पे, ये कितनी डिग्री पे, सीधा ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री है। कौन सी डिग्री है, 90 डिग्री है। ये वेक्टर है ना, पहले यहां पर था, इसको हमने उठा के यहां पे रख दिया। इसमें कोई चेंज आया या नहीं, मुझे बताओ, वेक्टर में कोई चेंज आया इसकी वजह से? नहीं। अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं सेम डायरेक्शन में। पैरेलल का मतलब आपको पता होगा ना, ठीक है। वेक्टर को हम भागे और उसकी डायरेक्शन चेंज किए, जो 90 एंगल पे है उसको सेम डायरेक्शन में वही रखा, तो हम वेक्टर को ऐसे चेंज कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे, क्योंकि हमें कभी कभी आगे जाके जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, अभी आगे जो एंगल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूरत पड़ने पे, ठीक है, हो जाएगा। और इससे वो सबर करो ना, मैं समझाऊंगा हर चीज, हर चीज पे आएंगे स्लो स्लो। अभी तो ये बेसिक्स बन रहे हैं ना, आप लोगों के बेसिक्स इतने वीक होते हैं सर, हमें समझ नहीं आ रहा वेक्टर, कहाँ से समझ आएगा। ठीक। अब पैरेलल शिफ्ट करने से वेक्टर को कोई भी वेक्टर में चेंज नहीं आएगा, वेक्टर के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम वेक्टर को थोड़ा सा भी चेंज कर देते, अगर वेक्टर को हमने थोड़ा सा भी चेंज कर दिया, अगर ऐसे कर दिया, तो वेक्टर का एंगल चेंज हो गया। एंगल चेंज होने की वजह से पूरा का पूरा वेक्टर ही चेंज हो गया, पूरा का पूरा वेक्टर ही चेंज हो गया। समझिए बात। तो ये वेक्टर चेंज कब होता है, जब हम उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं तो वेक्टर चेंज हो जाता है पूरा। बेटा फ्री वेक्टर, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर जब आएंगे तब पढ़ाएंगे, और इंशाल्लाह सब चीजें आपको क्लियर समझ आ जाएगी। अभी आप लोग जितना मैं समझा रहा हूँ बेसिक्स उस पे हो, इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। ठीक। जरूरत पड़ने पे हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट, अब एक और, अगर वेक्टर इस तरीके से, ठीक है, हम इसको ऐसे यहां पर ऐसे आगे कर सकते हैं, ऐसे भी आगे करके लिख सकते हैं, क्या इससे फर्क पड़ेगा कोई? पहले वेक्टर ये था, हमने इसको आगे शिफ्ट कर दिया पैरेलली, तो इससे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। जबरदस्त, शाबाश शाबाश शाबाश। चलो बेहतरीन बेहतरीन काम हो गया, मतलब आप लोग जीनियस हो गए। अभी अभी तो फिजिक्स स्टार्ट हुई है यार। चलो, अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट पे चलते, मल्टीप्लेक्शन ऑफ ए वेक्टर बाय ए नंबर। मल्टीप्लेक्शन ऑफ ए वेक्टर बाय ए नंबर। ठीक है। ठीक, यहां पर देखें, ठीक है। सवाल यहां पर बोल रहे हैं एक और अब एक और टॉपिक पढ़ रहे हैं। नहीं बेटा, वेक्टर को चेंज करने से ना, वेक्टर की अगर पैरेलल शिफ्टिंग कर रहे हैं ना, पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब है ये हम उसकी डायरेक्शन डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे, उसका एंगल चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, इससे वेक्टर चेंज नहीं होता। अच्छा एक और, इस पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, और मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूं यहाँ पर। ठीक है, वेक्टर पैरेलल शिफ्टिंग का एक बॉक्स है, हम उस पे पहले लगा रहे थे यहाँ पर 10 न्यूटन। ठीक है, ठीक है। अगर हमने डायरेक्शन चेंज कर दी, पूरा वेक्टर ही चेंज हो गया बेटा। अगर एक वेक्टर ऐसे था, ठीक है, 10 न्यूटन, हमने उसको ऐसे कर दिया, क्या ये सेम वेक्टर रहा? सारी डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाएगी, पूरा वेक्टर चेंज हो जाता है, डायरेक्शन ही पूरा वेक्टर चेंज हो जाता है। समझ आई? अब यहाँ पर ये देखो, अब ये थोड़ा सा ये चीज भी समझा देता हूँ। ठीक है, एक है ये बॉक्स के ऊपर हमने 10 न्यूटन यहाँ पर लगा रहे थे, ठीक है, और फिर हमने सेम इस वेक्टर को शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे लगा दिया हमने, फोर्स यहाँ पे लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो क्या इसकी वजह से वेक्टर में चेंज आया है? इसकी वजह से कोई वेक्टर में चेंज आया है? नहीं। लेकिन इसके इफेक्ट में चेंज आया है, लेकिन इसके
इफेक्ट में चेंज आया है, ये बात याद रखना। इसका जो इफेक्ट है ना, इस पे जो फोर्स लग रहा था, इसका जो इफेक्ट हो रहा था इस ब्लॉक के ऊपर, उसमें चेंज आया, इफेक्ट में चेंज आया होगा। ठीक है, ठीक है, इसके इफेक्ट में चेंज आया होगा, लेकिन वेक्टर में कोई चेंज नहीं आया। ये अलग बात की बात है, ये आपके काम की बात नहीं, बस बताना था सिर्फ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ये फर्क पता होना चाहिए, वेक्टर की अगर हम पैरेलल शिफ्टिंग कर रहे हैं उसमें वेक्टर पे कोई चेंज नहीं आता। ठीक, अब इसके बाद हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए नंबर। नंबर मस्ट बी नॉन जीरो, मस्ट बी नॉन जीरो, इसका मतलब क्या है कि कोई कोई किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें लेकिन वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होना चाहिए, वो वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, या फिर -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3, ऐसे ऑनवर्ड इंफिनिटी तक हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ये वेक्टर को हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय नंबर, हम किसी भी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा वेक्टर ही जीरो हो जाएगा, वेक्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो 1 2 3 से इंफिनिटी तक या माइनस में भी हो सकते हैं, लेकिन वो जीरो नहीं हो सकता, पहली बात। ठीक है, अगर एक वेक्टर है ए, ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, यानी कि ये 2a हो गया, तो ये हो जाएगा, अभी इतना था, तो अभी ये बड़ा हो जाएगा। तो किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर को, वेक्टर बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है 10 न्यूटन, 2a कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन हो जाएगा। सिंपल जस्टिफिकेशन है इसकी, वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन सिंपल है, इसमें कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम कर सकते हैं, जितनी मर्तबा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जितने नंबर से करेंगे उतनी मर्तबा वो मल्टीप्लाई साइज में, मतलब उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। समझिए बात। अब जो इंपॉर्टेंट बात आती है, अगर हम, एक वेक्टर है 10 न्यूटन का, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से, अब ये क्या हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा 10 न्यूटन, -10 न्यूटन नहीं होगा। लेकिन इसमें फर्क क्या पड़ेगा, अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या वो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो माइनस में हो जाएगा, मुझे ये बताओ। अगर हम किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या उसका मैग्नीट्यूड माइनस में हो जाएगा। शाबाश। अगर किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से, किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डायरेक्शन। डायरेक्शन कितनी चेंज होगी, नेगेटिव, अपोजिट हो जाएगी, डायरेक्शन कंप्लीटली अपोजिट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अपोजिट, 180 डिग्री के एंगल पे चेंज हो जाएगी। शाबाश। अब यहां पर आप लोग देख लो, अगर कोई ए वेक्टर था, ठीक है, 10 न्यूटन का, इसको हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक, तो ये हो जाएगा इस अपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन हो जाएगा। समझ आई बात। यहां पर माइनस का मतलब ये है कि ये माइनस से मल्टीप्लाई करने से ना उस वेक्टर का एंगल चेंज हो जाएगा, ओ सॉरी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा अगर 1 से मल्टीप्लाई कर, अगर इसको -2 से मल्टीप्लाई कर रहे, किसी वेक्टर को -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये इसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन, 20 न्यूटन हो जाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 20 न्यूटन, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। थोड़ा इसको बड़ा कर दो, ठीक। तो बात आपको समझ आई अब। अगर हम किसी भी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होगा, उसका मैग्नीट्यूड कभी, ठीक है, समझ आई बात। अब यहां पर देखो, देख लो कहां गई, अब यहां पर बुक में लिखा हुआ है, अब यहाँ बुक को आप खोलोगे ना, क्या तो ओनली चेंजेस, अब यहां पर पढ़ते हैं ये वाला टॉपिक।
तो ए वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय ए नंबर यूजिंग सिंपल अलजेब्रिक रूल्स। सिंपल अलजेब्रिक रूल्स, यहां पर कोई हमें, ठीक है, अगर हम इसे मतलब सिंपल अलजेब्रिक रूल, जैसे हमने दो से दो को मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्टली, उसके लिए हमें कोई वेक्टर के लॉ फॉलो नहीं करने, वेक्टर को किसी भी नंबर से सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बाय पॉजिटिव नंबर नॉन जीरो, यानी कि जीरो नहीं होने चाहिए, ओनली चेंजेस द मैग्नीट्यूड। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज करता है। ये v था, इसको 2 से मल्टीप्लाई गया 2v हो गया, ठीक है, डबल इसका मैग्नीट्यूड होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। if number is negative, यहाँ लिखा हुआ if number is negative then the change comes in the direction of vector। तो हम नेगेटिव नंबर से चेंज करते हैं ना, तो उसका मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा, उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो ये बात आपको समझ आई? अगर हम उस किसी नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। मैग्नीट्यूड अगर एक से ज्यादा नंबर है, बड़ा नंबर है, तो उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो यहां तक ये चीज आपकी क्लियर हुई? चले, यहां तक ये ठीक है। अब आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है एंगल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंगल वाला, ठीक है। आज के लिए ये लास्ट टॉपिक होगा, एंगल वाला। उसके बाद हम लोग चलेंगे फर्दर दूसरी चीजों की तरफ। तो मैं चैट ऑफ कर रहा हूं ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से एंगल वाला कॉन्सेप्ट समझा सकूं, ठीक। यहां पर बहुत सारे बच्चे करते हैं गलतियां, ठीक। हम्म। अब यहां से समझो आपकी अच्छी खासी वाली, यार देखो ना, आप लोग समझते हो हमें डायरेक्ट एडिशन लॉ पढ़ा दो, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा दो, हमें सब कुछ आता है। वहां पे वो तो आपको उसकी मल्टीप्लिकेशन एडिशन करना तो आपको आ जाएगी, डॉट प्रोडक्ट, लेकिन उसके अंदर छोटी छोटी बारीकियां जो होती है ना, वो आप लोग गलतियां करते हो। वो यहाँ पर आपको शुरू से आपके बेसिक सही होते हैं, तब जाके आप सही कर पाओगे। आज जैसे मैंने कल क्वेश्चन दिया था एक चैनल के ऊपर, वेक्टर का क्वेश्चन था, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने मतलब इक्वल टू जितने सही कर रहे थे उतने बच्चे गलत भी कर रहे थे। तो उसका रीजन क्या है कि इन सबको मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता है, रेजोल्यूशन रिजल्टेंट का फार्मूला भी आता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट वीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट वीक है, जिसकी वजह से आपने जवाब गलत लगाया। फिजिक्स का मतलब ये नहीं है कि आपको फार्मूला आ रहा है तो आप वो सही, आपको उसको सही लगा के जवाब फिर भी आपका गलत आ सकता है, क्योंकि आपको एक चीज का कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, ठीक। तो एंगल बिटवीन किसको कहते हैं? एंगल बिटवीन द टेल्स, ठीक है। एंगल बिटवीन द हेड भी कह सकते हैं, लेकिन वो इतना यूज नहीं होता, तो फिलहाल हम टेल को यूज करते हैं। देखो, हम कोई वेक्टर बनाते हैं, ठीक है, ये एक वेक्टर, दो वेक्टर है, ठीक है, ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास है बी। ये यहाँ पर दो टेल आपस में मिल रही है, ये दो टेल आपस में मिल रही है, तो ये जो एंगल होगा इसको बोलेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ये दो वेक्टर है ए और बी, इनकी टेल्स जहां पर मिल रही होंगी ना, वहां पर जो एंगल बन रहा होगा उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है। और एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं आप लोगों को, आप लोग में भी सही कर लो गलत कर लो, ठीक है। एक और है, ये वाला आप मुझे बता दीजिएगा। मैं ये सवाल पूछने वाला हूँ, कहते एंगल जो होता है ना, एंगल अक्सर दो टेल जहां मिल रही होती है उनके बीच में जो एंगल बन रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल बिटवीन वेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल बिटवीन वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। एक और चीज में अगर हो सकता है कहीं पर दो वेक्टर्स के हेड आपस में मिल रहे हो तो ये भी एंगल बोल सकते हो, लेकिन ये आपको कम कॉन्सेप्ट मिलेगा यहाँ का, ये आपको बहुत कम कॉन्सेप्ट मिलेगा, तो इस पे इतना मेजर कॉन्सेप्ट ये है, तो आप इस पे ध्यान दो, ठीक। अब मैं आपको एक एक अच्छा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको आप लोग मुझे बताइएगा इसका एंगल क्या होगा।
इसका मुझे बताइएगा एंगल क्या होगा, ठीक है। एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, ठीक। यहां बन रहा है 120 डिग्री और यहां से बन रहा है 240 डिग्री, ठीक। अब मेरा सवाल ये है, कौन सा एंगल सही है कौन सा एंगल गलत है, ये बताओ। मैं चैट फिर से ऑन कर रहा हूं आपकी। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा एंगल सही है, क्योंकि दोनों टेल के पास बन रहे हैं। दोनों दोनों टेल के पास बन रहे हैं। किसके पास बन रहे हैं? टेल के पास बन रहे हैं। 240 120 120 क्यों करेक्ट है और 240 क्यों रॉन्ग है? 120 क्यों करेक्ट है? स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल जबरदस्त, स्मॉल एंगल बहुत अच्छा ऑप्शन बताया है। ठीक है, अब इसका मैं बताता हूं। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। गलत है। अब इसका लॉजिक क्या? लॉजिक कितना खास नहीं, बस रटने वाली चीज है। बता देता हूं। हमेशा दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा ना, वो एंगल याद रखो आप लोग, जीरो से जीरो के बराबर हो सकता है या जीरो से बड़ा होगा, और 180 के इक्वल हो सकता है, 180 से छोटा हो सकता है। हमेशा वेक्टर, दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा ना, वो जीरो के बराबर भी हो सकता है, जीरो से बड़ा होगा, और 180 के बराबर भी हो सकता है या 180 से छोटा होगा। ये एंगल की रेंज है दो वेक्टर्स के बीच में। अगर आप कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि वेक्टर कौन सा उठाना है, तो हमेशा ये वाला वेक्टर उठाना। कौन सा? जो जीरो से 180 के बीच में हो। समझ आई बात या नहीं? ठीक है, ये बात समझ आई। ये बात याद रखिएगा, एंगल हमेशा जीरो के बराबर या 180 के बराबर या उससे नीचे, ये एंगल की रेंज होती है। दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है उसकी रेंज ये होती है। बेटा इसमें रिपीट क्या करना है? क्या चीज रिपीट करनी है इसमें? मतलब दो वेक्टर होते हैं ना, उनके बीच में एंगल या तो जीरो होता है या तो 180 होता है या उनके बीच में होता है, इससे बड़ा नहीं होता। ठीक है, रेंज होती है ये, रेंज ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। चलो अब मैं कुछ यहाँ पर वेक्टर्स बनाता हूं। आई होप आप लोगों को समझ, वो वेक्टर्स आप लोग सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। कुछ में वेक्टर्स के एंगल, उनके एंगल्स पता नहीं आप लोगों ने कि एंगल कहां पर कैसे बन रही है, ठीक है। ये थोड़ा एंगल वाला आपको समझ आ गया। हमेशा एंगल जहां पर दो टेल्स आपस में मिल रही होंगी वहां पर एंगल बनेगा, ये याद रखिएगा। डायग्राम वाले क्वेश्चंस में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि आप लोग सही से वेक्टर को ही नहीं पहचान पाते। मैं कुछ यहाँ पर डायग्राम्स बना रहा हूं, ठीक है, आप लोगों ने उसके एंगल्स बताने हैं, ठीक। पहले यहाँ एक तो है ना, यहाँ पर ये डायग्राम पूरे बनाना इतनी मुश्किल होती है। ठीक है, और एक और मैं वेक्टर बना लेता हूँ, एक और बना लेता हूँ क्वेश्चन। अच्छा, इसको सॉल्व करें, आप लोग बताएं इन दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा। अब इन दोनों के बीच में बताएं मुझे एंगल क्या बनेगा।
अब इसको सॉल्व करें और मुझे बताएं एंगल क्या बनेगा। दोनों में 60 बनेगा। अच्छा ये 1 है, सॉरी ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, ये 1 है ये 2 है। अच्छा 60 लिखा तो है। अरे अल्लाह। बेटा जल्दी जल्दी बताओ। 1 में क्या होगा, पहले 1 का बताओ। अच्छा पहले 1 का बताओ, 1 में क्या होगा। 1 में 120 होगा। चलो 2 का बताओ। 2 का, 2 का 60 होगा। बहुत 60 होगा। तो बेटा आप लोग है ना जूतों के लायक हो और किसी चीज के लायक नहीं हो, फिर बोलो हमें फिजिक्स समझ नहीं आती। यही तो मसला है ना, चीजें आप नहीं पढ़ रहे हो, चीजें आप लोग बस ऐसे ही कर रहे हो। यही छोटी छोटी बारीकियां हैं, यहाँ पर होती है गलत, यहाँ पर होती है गलतियां। ठीक। अभी मैंने एक चीज बताया पढ़ाई थी आप लोगों को, अभी एक चीज पढ़ाई थी। ठीक है, कि वेक्टर एंगल हमेशा वहां पर बनता है जहां पर दो टेल आपस में मिल रहे हो या दो हेड आपस में मिल रहे हो। क्या मुझे बताओ यहाँ पर दो टेल या हेड आपस में मिल रहे या नहीं मिल रहे, मुझे बताओ। इसमें देखो, यहाँ पर दो हेड और टेल आपस में मिल रहे या नहीं, नहीं बनेगा एंगल। मैं झापड़ मारू एक, इस वेक्टर को, ठीक है, इस वेक्टर को उठा के हम लोग यहां रख लें, अगर पैरेलल शिफ्ट करें, इस वेक्टर को उठा के यहां रखें और इन दोनों के आपस में टेल मिलाए, क्या तब एंगल बनेगा या नहीं। अगर इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करें, इसको उठा के यहां पर रखें, तो यहाँ टेल और टेल आपस में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो इसी वेक्टर को मैं अब इसको उठा के आगे लिख रहा हूं। यहां पर ये वेक्टर यहां था ना, इसको पैरेलल शिफ्टिंग कर रहा हूं, सिर्फ यहां लेके गया। ठीक, ये यहां पर टेल आपस में मिल रही है, ये एंगल बन गया, 60 एंगल बन गया। पैरेलल शिफ्टिंग तो वेक्टर के अंदर कर सकते हैं ना, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है। पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं, तो ये बात समझ आई। यही तो दिमाग में, यही तो बात रखनी है। यही आप लोग पैरेलल शिफ्टिंग भी भूल गए, हेड और टेल रूल भी भूल गए। समझ आई बात। तो यहां पर हम दोनों की टेल आपस में मिलाएंगे और पैरेलल शिफ्टिंग करके, तो इन दोनों के बीच में एंगल बना 60 एंगल, ए एंड बी 60 डिग्री। समझ आई बात। बेटा मतलब नहीं होता, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मतलब तो खूब पे बात थोड़ी चलती है, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कैसे बना क्या बना ये आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए चीज। अब यहां पर आते हैं 2 पे, इस पे। ठीक, अब देखो यहां पर एक टेल है, एक हेड है, क्या ये 60 एंगल सही है, क्या ये इसका एंगल क्या होगा, इसका एंगल क्या होगा। हम इसको भी क्या करेंगे, अब इसका एंगल निकालना है ना, तो इसको हम आगे शिफ्ट कर देंगे। ये है ना, इसको पैरेलली आगे लेके चले जाएंगे, यहां पर ये इस तरफ एक ऐसे इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे या नहीं, इसको थोड़ा आगे लेके चले जाओ, यानी कि यहां पर आ जाओ, ये वेक्टर यहां पर आ जाएगा ऐसे सीधा सीधा, ये आ गया। मतलब आगे स्पेस नहीं है उस वजह से इसको सोच लो, ठीक है। तो मैं इस रेड पेन से लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए बात। ये सीधा, सीधा का सीधा ये आ गया वेक्टर बी। ठीक, यहां पर दो टेल आपस में मिली, इसको समझो ये हमने शिफ्ट कर दिया, ठीक है, इसको हमने शिफ्ट कर दिया, तो इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल बना, कौन सा, ये वाला। कितना बनेगा ये बताओ, अब ये बताओ। 180 से ज्यादा, बताओ। मतलब ये थोड़ा टेढ़ा लिखा हुआ है लेकिन आप इसको अज्यूम कर लो।
240 बनेगा। पागल लोगों। मैक्सिमम एंगल कितना होता है दो वेक्टर्स के बीच में, मुझे बताओ। मैक्सिमम एंगल दो वेक्टर्स के बीच में कितना होता है? 180 होता है। 180 मैक्सिमम, अभी तो बताया था। मिनिमम 0 होता है, मैक्सिमम कितना होता है? 180 होता है। अभी बताया था, भूल गए? ठीक है, तो ये बता रहा है 60 एंगल पहले से बना हुआ, तो इसमें से हम लोग 180 माइनस 60 करेंगे, हो जाएगा 120। समझ आई? बात समझ आई या नहीं? बात समझ आई? ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग यही तो होती है। ठीक है, एंगल कहां बनता है? जहां पर टेल आपस में टेल मिल रही हो। टेल आपस में मिल रही है या हेड मिल रहा है, हेड का इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं आता, टेल का ज्यादा आता है। तो टेल जहां मिल नहीं रही है वहां मिलानी होती है, ताकि उसका एंगल पता लग जाए, राइट एंगल, सही वाला एंगल पता हो। ये 60 तो लिखा हुआ है, ये तो एंगल थोड़ी होगा। वेक्टर का एंगल